You know that winding up is the end stage of any company. When the company is going to fully dissolve its business, that can be called as the winding up. So here we are going to just discuss about the various provisions which are related with the winding up of the companies. When we talk about the winding up of the companies, it is a process whereby the life of a company is ended and its property administered for the benefits of its creditors and members. कंपनी की लाइफ एंड होने वाली है और कंपनी की प्रॉपर्टी को प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया जा रहा है ताकि क्रेडिटर्स और जो मेंबर्स हैं उनका पैसा उसे दिया जा सके। इस सारे काम को करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है जो पूरा का पूरा कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, उसे हम कहते हैं लिक्विडेटर। आप इस तरीके से भी इसको जान सकते हैं कि वाइंडिंग अप कंपनी की लाइफ की लास्ट स्टेज होती है। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप एक ऐसी स्टेप है जो कि डिसोल्यूशन से पहले आती है। जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो वाइंड अप में काफी टाइम लगता है और फाइनली जब कंपनी बिल्कुल क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसोल्यूशन। प्रायर टू डिसोल्यूशन एंड आफ्टर वाइंडिंग अप द लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी रिमेन्स। जब वाइंडिंग अप चल रहा होता है लेकिन अपनी कंपनी डिसॉल्व नहीं हुई है तो कंपनी की लीगल एंटिटी अभी भी बनी रहती है और उसको कोर्ट ऑफ लॉ में स्यू किया जा सकता है। लेकिन जब कंपनी डिसॉल्व हो जाती है फुली, इसका मतलब है अब कंपनी का कोई नामो निशान नहीं बचा है, कंपनी बिल्कुल सीज हो चुकी है, बंद हो चुकी है, उसका नाम स्ट्रक हो चुका है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रजिस्टर से उसका नाम काट दिया गया है। तो डिसोल्यूशन का मतलब है फाइनल, लाइक दैट मीन्स द फाइनल क्लोजर। लेकिन वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि अभी जो पूरी की पूरी कार्यवाही चलेगी कंपनी को बंद करने की। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। देयर कैन बी थ्री मोड्स ऑफ द वाइंडिंग अप। तीन तरीके से कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, देन you can take it as like the voluntary winding up, members voluntary winding up and creditors voluntary winding up, voluntary winding up subject to the supervision of the court. Now सबसे पहले हम बात करेंगे winding up by the court. A company may be wound up by the order of the court. This is called as compulsory winding up by the court. कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट ऑर्डर कर देता है कुछ ग्राउंड्स पर कि कंपनी को कंपलसरी वाइंड अप कर दिया जाए। कंपलसरी वाइंड अप होने से पहले पिटीशन डाली जाती है, एक रिक्वेस्ट डाली जाती है कोर्ट में और कुछ स्पेशल ग्राउंड्स होते हैं जहां पर कि कंपनी को कंपलसरी वाइंड अप के लिए कहा जा सकता है। सबसे पहली बात है स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर कंपनी ने कोई एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है और उसमें उन्होंने रेजोल्यूशन में पास किया है कि कंपनी को अब बंद हो जाना चाहिए, तो अगर कोर्ट में इसकी पिटीशन डाली जाए, रिक्वेस्ट की जाए, तो कोर्ट जो होता है वो ऑर्डर कर सकता है कंपनी को वाइंड अप करने के। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट चाहे तो ऑर्डर्स वाइंड अप के दे भी सकता है या हो सकता है कि मना कर दे। द सेकेंड इज डिफॉल्ट इन फाइलिंग स्टैचुटरी रिपोर्ट। अगर किसी कंपनी ने, उसको काफी दिन हो गए हैं स्टार्ट हुए हुए, लेकिन अभी तक कोई स्टैचुटरी मीटिंग होल्ड नहीं की है, ना ही रजिस्ट्रार के पास कोई स्टैचुटरी रिपोर्ट फाइल की है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी, जो उस एरिया के जो आरओसी हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है या कंपनी का कोई खुद ही मेंबर पिटीशन डाल सकता है कोर्ट के अंदर कि इस कंपनी को बंद हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी कोर्ट की पावर डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी मतलब अपनी इच्छा है कोर्ट की, वो चाहे तो वाइंड अप के ऑर्डर दे सकते हैं या फिर कोर्ट चाहे तो कंपनी से, ज्यादातर कोर्ट क्या करते हैं ऐसे केसेस में, वाइंडिंग अप का ऑर्डर देने के बजाय कंपनी को डायरेक्ट किया जाता है कि आप तुरंत स्टैचुटरी मीटिंग होल्ड करके उसकी रिपोर्ट आरओसी के पास फाइल कीजिए। लेकिन अगर बावजूद उसके भी कंपनी स्टैचुटरी मीटिंग नहीं करती है तो कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर ऑफ द वाइंडिंग अप। थर्ड इज फेलियर टू कमेंस बिजनेस विद इन 1 year और सस्पेंशन ऑफ बिजनेस फॉर अ होल ईयर। जहां पर कंपनी ने 1 साल हो गया अभी तक कोई बिजनेस नहीं किया है और कंपनी स्टार्ट हो चुकी थी, बावजूद उसके भी पूरा 1 साल हो गया और किसी ने पिटीशन डाल दी कोर्ट में कि कंपनी ऐसे ही है, इसमें कुछ भी काम नहीं होता है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। रिडक्शन ऑफ मेंबरशिप बिलो द मिनिमम। आपको पता ही है कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 आदमी चाहिए। अगर इन मेंबर्स को किसी भी वजह से रिड्यूस कर दिया जाए तो कोर्ट में ऑर्डर दिया जा सकता है कंपनी को वाइंड अप करने का। या फिर अगर वो प्राइवेट कंपनी है, उसमें मिनिमम 2 बंदे चाहिए, उसमें किसी तरीके से मेंबर्स रिड्यूस हो जाएं तो भी कंपनी के लिए पिटीशन डाली जा सकती है वाइंड अप के लिए और कोर्ट चाहे तो ऑर्डर कर सकता है कंपनी को वाइंड अप करने के। देन कंपनीज इनएबिलिटी टू पे द डेट्स। अगर कंपनी बहुत समय से अपने कर्जे नहीं चुका पा रही है, डेट्स नहीं दे पा रही है, ऐसे में अगर कोई कंपनी के खिलाफ पिटीशन डाल देता है कोर्ट में तो कोर्ट कंपनी को वाइंड अप करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। या फिर जस्ट एंड इक्विटेबल, जहां पर भी कोर्ट को ऐसा लगता हो कि कंपनी इज नॉट मोर इनटू द इंटरेस्ट ऑफ द गुड और उसको जस्ट एंड इक्विटेबल लगता हो तो कोर्ट खुद से तो नहीं, अगर कोर्ट के पास कोई पिटीशन आती है और कोर्ट को ठीक लगता है, जस्टिफाई लगता है, तो कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कहते हैं पर्सन्स एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप।
हमेशा ध्यान रखिएगा, कोर्ट कभी खुद से ये नहीं चुनता कि कंपनी वाइंड अप हो जाए, अपना खुद से वो कोई मोशन कोई मूवमेंट ऐसा नहीं लेता है। हमेशा कोर्ट के अंदर एक अर्जी डाली जाती है, पिटीशन डाली जाती है। तो ये पिटीशन कौन कौन डाल सकते हैं? सबसे पहली बात तो है पिटीशन बाय कंपनी। कंपनी खुद एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वाइंडिंग अप का तब जाके कोर्ट में दरखास्त कर सकती है, पिटीशन डाल सकती है कि हम चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। तो ये पहला केस हुआ कि कंपनी खुद से कह सकती है। पिटीशन बाय क्रेडिटर्स, कई बार ऐसा होता है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं या डिबेंचर होल्डर्स होते हैं या कोई ट्रस्टी हैं डिबेंचर होल्डर्स के, वो चाह रहे हैं कि कंपनी वाइंड अप हो जाए, तो दे कैन फाइल अ पिटीशन। कॉन्ट्रीब्यूटरी पिटीशन, जिन भी लोगों को कोई योगदान देना पड़ता है कंपनी के एसेट्स में या किसी भी तरीके से वो कंपनी में लायबल है, वो भी चाहें तो पिटीशन कोर्ट में डाल सकते हैं वाइंड अप की। कई बार रजिस्ट्रार भी पिटीशन डाल सकता है। रजिस्ट्रार कब कब पिटीशन डालेगा? अगर रजिस्ट्रार ये शिकायत कर दे कोर्ट में कि स्टैच्यूटरी रिपोर्ट अभी तक फाइल नहीं हुई है, स्टैच्यूटरी मीटिंग इस कंपनी ने नहीं की, या कोर्ट में जाकर रजिस्ट्रार ये कह दे कि ये कंपनी 1 साल से कोई बिजनेस नहीं करती है, या देर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, जो पॉइंट्स अभी आपको पिछली स्लाइड में बताए थे वही सारे पॉइंट्स हैं ये, या कंपनी अपने डेब्ट्स पे नहीं कर पा रही है, या कोर्ट को ऐसा लगता हो कि जस्ट एंड इक्विटेबल है कि कंपनी को बंद हो ही जाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रजिस्ट्रार होता है वो कंपनी के लिए बंद होने के लिए पिटीशन कोर्ट में केवल और केवल जब ही दे सकता है जब उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी अप्रूवल पहले से ले ली हो। देन पिटीशन बाय एनी पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा जो कोई बंदा अपॉइंट किया गया है वो भी कोर्ट में दरखास्त कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता हो कि कंपनी में कुछ गलत फ्रॉड तरीके की चीजें चल रही हैं, अनलॉफुल चीजें चल रही हैं, क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करा जा रहा है, तो ऐसे केसेस में वो भी जाके दरखास्त कर सकता है कोर्ट में कि साहब इसको बंद कीजिए। सो दीज आर द वेरियस पर्संस हु आर एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। दीज आर द जनरल पावर्स ऑफ द कोर्ट। फर्स्ट इज पावर ऑफ कोर्ट टू स्टे वाइंड अप, वो चाहें तो स्टे ऑर्डर दे सकते हैं कि वाइंड अप अभी नहीं होगा। सेटलमेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज, पावर टू मेक कॉल्स, payment into bank of monies due to company, power to exclude creditors not proving in time, adjustment of right of contributories, like contributories वो होते हैं जिनको जब कंपनी के वाइंड अप होता है तो उस समय कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है, तो ये कोर्ट ही होता है जो डिसाइड करता है किसको क्या योगदान देना पड़ेगा। पावर टू ऑर्डर कॉस्ट, वाइंडिंग अप फ्री में नहीं होती, इसमें काफ़ी पैसा आता है, खर्चा लगता है, तो वो खर्चा भी कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। पावर टू समन पर्सन सस्पेक्टिंग ऑफ हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, अगर कोर्ट को ऐसा अंदेशा हो कि किसी आदमी के पास कंपनी की प्रॉपर्टी है तो कोर्ट उसके लिए समन जारी कर सकता है। समन मतलब लाइक कोर्ट का एक कंपलसरी ऑर्डर होता है कि आपको कोर्ट के सामने फला तारीख को इस तारीख को प्रस्तुत होना ही पड़ेगा। देन पावर टू ऑर्डर पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर्स, पब्लिक एग्जामिनेशन भी हो सकता है प्रमोटर या डायरेक्टर्स का, या टू ऑर्डर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन। पावर टू अरेस्ट अ कॉन्ट्रीब्यूटरी इंटेंडिंग टू एब्सकॉन्ड, अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी भागने की कोशिश कर रहा है तो उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर भी कोर्ट दे सकता है। पावर टू ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, या फाइनली कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी को डिसॉल्व हो जाना चाहिए। देयर कैन बी देन वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप दो तरीके से होती है, क्रेडिटर्स एंड द मेंबर्स। क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप आपकी वो होती है जहां पर क्रेडिटर्स को राइट्स दिए जाते हैं कंपनी को वाइंड अप करने के, और मेंबर्स की जहां पर मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में पहला स्टेप है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। अगर कोई कंपनी एक मीटिंग बुलाकर, जनरल मीटिंग, उसमें एक डिक्लेरेशन दे दे, एक एफिडेविट दे दे कि हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है और अगले 3 साल तक हम बिल्कुल सॉल्वेंट हैं, हमारी कंपनी अपने सारे डेब्ट्स चुकाने की ताकत रखती है और वो जानबूझकर खुद से ही चाह रहे हैं कि कंपनी अब वाइंड अप हो जाए, तो ऐसी चीज का जो डिक्लेरेशन है कम से कम 5 हफ्ते पहले, ये रेजोल्यूशन पास होने से पहले वाइंडिंग अप का, उसके 5 हफ्ते पहले ही रजिस्ट्रार को इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि कंपनी इज प्रॉपरली सॉल्वेंट, कंपनी अच्छे से सॉल्वेंट है, अपने सारे कर्जे निभा सकती है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। और साथ ही साथ कंपनी को जब रजिस्ट्रार को ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन भेजेगी तो साथ में ऑडिटर का एक रिपोर्ट जिसमें P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बारे में कंपनी की बताया गया होगा। कहते हैं कि सेक्शन 490 से 98 तक सारे प्रोविजंस बताए गए हैं मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप के। जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास होगा वाइंडिंग अप का तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर वो इंसान होता है जो कि कंपनी के सारे वाइंडिंग अप प्रोसीजर्स को देखेगा। पावर ऑफ द बोर्ड ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, जिस दिन लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो जितनी भी पावर्स बोर्ड के पास थी, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास थी या होल टाइम डायरेक्टर के पास थी, वो सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं उनके पास से, और ये सारी पावर्स आपके जो लिक्विडेटर जो आपने चुना है उसके पास चली जाती हैं।
ऑफिस ऑफ द लिक्विडेटर फॉलिंग वैकेंट, बाई चांस अगर जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया था उसकी डेथ हो जाती है, वो रिजाइन करके चला जाता है, तो कंपनी दोबारा से एक जनरल मीटिंग कॉल करके उस वैकेंसी को फिल कर सकती है। जब कंपनी ऐसा कर रही है तो 10 दिन के अंदर अंदर वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने कोई वैकेंसी नए लिक्विडेटर से फिल की है। कहते हैं अगर आपने ऐसी सूचना रजिस्ट्रार को नहीं दी तो प्रतिदिन 100 रुपये के फाइन के हिसाब से कंपनी को रजिस्ट्रार को पे करना पड़ेगा। कॉलिंग मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, इफ द लिक्विडेटर एट एनी टाइम इज ओपिनियन दैट द कंपनी इज इंसॉल्वेंट, अब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, लिक्विडेटर को किसी भी समय ऐसा लगा कि कंपनी इंसॉल्वेंट है और कंपनी ने झूठ बोला था कि हम सॉल्वेंट हैं, हम सब कुछ पे कर सकते हैं, लेकिन कंपनी की हालत ऐसी नहीं है, वो कभी भी चाहे तो क्रेडिटर्स की मीटिंग बुला सकता है और उनके सामने पूरे एसेट्स और लाइबिलिटीज के स्टेटमेंट्स को रख सकता है। देन कॉलिंग जनरल मीटिंग एट द एंड ऑफ 1 ईयर, अगर वाइंडिंग अप प्रोसीजर में 1 साल से ज़्यादा लग रहा है तो जो लिक्विडेटर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो साल के अंत में, जिस दिन वाइंडिंग अप स्टार्ट हुई थी और जब उसको पूरा 1 साल हो गया है, तो उसके साल पूरा होने के 3 महीने के अंदर अंदर वो एक मीटिंग बुलाएगा और उसमें सारी की सारी पूरी प्रोसीडिंग्स बताता है कि पूरे 1 साल में अभी तक वाइंडिंग अप के लिए क्या क्या किया गया। और फिर लास्ट में है फाइनल मीटिंग एंड डिसोल्यूशन, जैसे ही कंपनी के सारी कार्यवाही वाइंडिंग अप की पूरी हो जाती है तो लिक्विडेटर लास्ट में एक फाइनल मीटिंग कॉल कर सकते हैं और उस मीटिंग को एक जनरल मीटिंग की तरह कॉल किया जाता है और उसमें सारी की सारी पूरी कार्यवाही दिखाई जाती है कि वाइंडिंग अप के लिए क्या किया गया और फाइनली कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। देन कम्स क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, इसको सेक्शन 500 to 509 में दिया गया है। कहते हैं अगर कंपनी बाई चांस ऐसा हो गया है कि कंपनी इंसॉल्वेंट है, अपना पैसा नहीं चुका पा रही है, तो इन दैट केस जो क्रेडिटर्स होते हैं अगर वो चाहें तो कंपनी को वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए कह सकते हैं और यहाँ पर कोई सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन नहीं दी जाती है डायरेक्टर्स के द्वारा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इंसॉल्वेंट होने जा रही है। इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, सबसे पहले क्रेडिटर्स की एक मीटिंग कॉल होगी। द कंपनी मस्ट कॉल अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी ऑन द सेम डे ऑन द नेक्स्ट फॉलोइंग डे ऑन विद द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इज हेल्ड फॉर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। कंपनी सबसे पहले अपनी एक जनरल मीटिंग कॉल करती है जिसमें रेजोल्यूशन पास करती है कि अब हमें वाइंड अप हो जाना चाहिए। उसी दिन या उससे अगले दिन वो फिर क्रेडिटर्स की मीटिंग भी कॉल कर सकती है जहां पर उनको नोटिस भेजा जाता है कि कंपनी क्रेडिटर्स की मीटिंग करना चाह रही है। द कंपनी मस्ट ऑल्सो कॉज द नोटिस ऑफ द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स टू बी एडवर्टाइज वंस एट लीस्ट इन ऑफिशियल गैजेट। इस नोटिस को ऑफिशियल गैजेट में भी दिया जाता है या जो लोकल न्यूज़पेपर्स हों 2 न्यूज़पेपर्स में भी दिया जाता है कि कंपनी ने क्रेडिटर्स की मीटिंग कॉल की है। क्रेडिटर्स की मीटिंग में कम से कम एक डायरेक्टर होगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू ले बिफोर द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। जब क्रेडिटर्स की मीटिंग चल रही है तो उनके सामने पूरा का पूरा चिट्ठा रखा जाता है, पूरी पोजीशन कंपनी के अफेयर्स की रखी जाती है, पूरी की पूरी क्रेडिटर्स की एक लिस्ट भी तैयार की जाती है। सेकेंड पॉइंट इज नोटिस ऑफ रजिस्ट्रार। नोटिस ऑफ एनी रेजोल्यूशन पास्ड एट अ क्रेडिटर्स मीटिंग शैल बी गिवन बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार विद इन 10 days ऑफ द पासिंग देयर ऑफ। अगर क्रेडिटर की मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है इसकी कॉपी उस मीटिंग के 10 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को भी पहुंचा दी जाती है। क्रेडिटर्स जो होते हैं फिर एक लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकते हैं और एक और कमेटी भी अपॉइंट की जाती है जिसे हम कहते हैं कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन। आमतौर पे जो ये कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन है इसमें 5 मेंबर्स होते हैं और अगर कंपनी चाहे तो इन 5 मेंबर्स को चुन सकती है, लेकिन अगर क्रेडिटर्स को ऑब्जेक्शन है तो जो मैटर है वो कोर्ट के सामने रेफर किया जाता है फाइनल डिसीजन के लिए और तब जाके ये कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन बनती है। ठीक है। देन इसके बाद जो पावर होती है इस कमेटी की बिल्कुल ऐसी पावर होती हैं जैसे कि कोई कमेटी गठित की गई हो कंपलसरी वाइंडिंग अप के लिए। देन रिम्यूनरेशन, जो कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन होती है ये कमेटी जो है 5 मेंबर्स की यही फिक्स करेगी कि रिम्यूनरेशन कितना देना है। अगर कमेटी ऐसा कुछ फिक्स नहीं कर रही है तो क्रेडिटर्स फिक्स करते हैं कि लिक्विडेटर को रिम्यूनरेशन कितना देना है। देन जैसे ही अपॉइंटमेंट हो जाता है लिक्विडेटर का तो जो भी पावर थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अब उनके पास वो नहीं रहती हैं और सारी पावर्स जो होती हैं वो कमेटी ऑफ लाइक इंस्पेक्शन या जो आपके लिक्विडेटर हैं उनके पास आ जाती हैं। अगर वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ लिक्विडेटर, लिक्विडेटर की ऑफिस में कोई वैकेंसी आ जाती है ड्यू टू हिज डेथ, रेजिग्नेशन या किसी और वजह से, तो क्रेडिटर्स अगर चाहें तो दोबारा से जनरल मीटिंग कॉल करके उस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। लास्ट है फाइनल मीटिंग एंड डिसोल्यूशन। अगर कंपनी को वाइंड अप करने में 1 साल से ज़्यादा लग रहा है तो जो क्रेडिटर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है सॉरी, कि वो क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाएगा पूरा 1 साल होने के हर 3 महीने के अंदर और उनको बताएगा कि इस लिक्विडेशन ईयर में क्या क्या कार्यवाही हुई और फाइनली जब सारी प्रोसीडिंग्स पूरी हो जाती है तो फाइनल मीटिंग कॉल करके कंपनी डिसॉल्व
हो जाती है. सो दिस इज द क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप. देन कम्स द ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर. लिक्विडेटर की ये कुछ ड्यूटी